हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल एस्टेट चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 12th का हिंदी माध्यम से एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करा रहा हूँ। ये फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और ये कौन सा लेक्चर है? 13वां लेक्चर है, ठीक ना। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे उसका रिवीजन कर लिया जाए। और मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि अगर आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए आप लोगों का फिजिक्स में नंबर कभी कम नहीं आएगा, ठीक ना। आप लोग खुद देखेंगे, अपने अपने आप में आप लोग खुद देखेंगे, बदलाव देखेंगे और आप लोगों को फिजिक्स अच्छे से आता हुआ आप लोगों को फील होने लगेगा, ठीक ना। मैं जैसे जैसे बोलता हूँ आप लोग वैसे वैसे पढ़िए, ठीक ना। और कोई भी दिक्कत नहीं होगा फिजिक्स में, ठीक ना। और मैथ भी पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, तो मैथ्स में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। यकीन मानिए आप लोग जहाँ अगर कहीं स्कूल में पढ़ते हैं या कहीं कोचिंग पढ़ते हैं तो वहाँ से मेरा कंपेयर कर लीजिएगा, आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि कौन बेस्ट पढ़ा रहा है, ठीक ना। तो ये मत मानिए, आप लोग मेरा बात मत मानिए, पहले आप लोग कंपेयर करके देख लीजिएगा, ठीक ना। और मैं आप लोगों को जो कंटेंट दे रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा आप लोग खुद फील हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग इसका टेंशन मत लीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए, ठीक ना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। और स्पेशली जो गरीब बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, मैं उनके लिए ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ। इसमें ना 11-12 का मैं फिजिक्स कंप्लीट कराऊंगा, 11-12 का मैथ कंप्लीट कराऊंगा और साथ ही साथ एग्जाम के समय मैं आप लोगों से आकर के लाइव बात भी करूंगा। और एक और बात है, मैं प्रैक्टिस सेट भी यहाँ सॉल्व कराऊंगा। एग्जाम में कैसे कैसे लिखना है, पेपर को कैसे डिजाइन करना है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सारा चीज़ यहाँ करा दूंगा आप लोगों को। ना ही स्कूल की ज़रूरत है ना ही कोचिंग की ज़रूरत है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग बस जाइए, अपना फॉर्म जो फिलअप किए हैं उसको देखिए, अपना जो नाम एडमिशन अच्छे से करा लीजिए। बस उस वजह से मेरे साथ जुड़े रहिए। यकीन मानिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ, दावे के साथ कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ। और स्पेशली मैं इसीलिए आप लोग से बात भी करूँगा कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। जो कन्फ्यूजन होगा वो मैं आकर के लाइव डाउट पूछ लूँगा, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं पीछे हम लोग क्या पढ़े थे। तो देखिए, पहले हम लोग पढ़े थे जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसके वजह से ना दो स्थितियां बनती हैं, ठीक ना। पहला बनता है अक्षीय स्थिति, दूसरा बनता है निरक्षीय स्थिति। तो मैं बताया था कि अगर यह x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक ना। तो x अक्ष में मतलब यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाए यहाँ से, ठीक है। ये -q है, ये +q है और इसके अक्ष पर ही कोई पॉइंट P है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? यहाँ पे होती है K2P/RQ। यहाँ इतना होता है। आज कहाँ बात किया जाएगा? आज निरक्ष पे बात किया जाएगा, ठीक ना। एक काम किया जाए, इसको ना यहाँ से बना लिया जाए, ठीक है। तो ये मान लिया जाए ये मिड पॉइंट है और इससे ना r दूरी पर ये क्या है? ये बिंदु है। और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है और इसके निरक्ष पे ये मध्य बिंदु है, ये माइनस से प्लस की ओर दिशा होती है इसकी, और इसके निरक्ष पे मतलब यहाँ पे होगा और ये r दूरी पर होगा। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब क्या होगी, यही निकालना है हम लोग को। यही दो नियम बनता है, पहला ये है और दूसरा कंडीशन ये है, ठीक ना। तो हम लोग पहला कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्या है? अक्षीय स्थिति है। इसके अक्ष पे रहेगा तो अक्षीय स्थिति, इसके वाई अक्ष पे होगा तो क्या होता है? निरक्षीय स्थिति होता है, ठीक ना। तो इतना मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ। और यही मैं बताया था जो निर्वात के लिए होता है, ई बराबर के का मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r हो गया, और कोई माध्यम के आ गया तो उसमें के लगा दीजिए बस, तो वो हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 2p/r। इतना हो जाएगा हम लोग का अक्षीय स्थिति में। और अक्षीय स्थिति को हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं और अक्षीय स्थिति पर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे ताकि हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और चलिए अब हम निरक्षीय स्थिति भी कर लेते हैं और निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति पर न्यूमेरिकल एक साथ कर लिया जाएगा, ठीक ना। और इन दोनों में क्या संबंध है ये भी पढ़ा जाएगा, ठीक ना। बहुत अच्छे से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं। और एक चैप्टर आप लोग तैयार कर लीजिए, उसको सब चैप्टर तैयार हो जाएगा आप लोगों को। अगर ये चैप्टर नहीं आया तो कोई चैप्टर नहीं आएगा, मेरा बात याद रख लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि मुझे अनुभव है उतना, जो मैं बता रहा हूँ वो मान लीजिए पत्थर का लकीर है, बस इतना समझ लीजिए, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा इसमें का कंडीशन क्या होता है। तो जो दूसरा है उसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति, ठीक ना। निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति,
दो ही वो बनता है, एक ये हो गया और एक पहला जो हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में कर चुके हैं उसको, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, फिगर में बना रहा हूँ, ये निरक्ष पे स्थित होता है, ठीक है ना। निरक्ष मतलब क्या है, इसके वाई अक्ष पे। तो देखिए क्या होता है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मान लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे मान लेता हूँ। यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है और इसका मिड पॉइंट होता है कहीं, ठीक ना। और इतना दूरी मैं मान लिया हूँ, स्मॉल एल है, टोटल दूरी टू एल होता है, तो इसका आधा दूरी कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक ना। और इसका अक्ष पे स्थित रहे तो अच्छी स्थिति हो जाएगा। और जब इसके निरक्ष पे स्थित होगा कोई पॉइंट, मान लेता हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट पी स्थित है और यहीं पे क्या करना है, यहीं पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है कि वो कितना होगा, ठीक ना। तो यही है, इसको इसके मिड पॉइंट से मिला लिया जाएगा और मान लेते हैं ये कितने दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है, ठीक। यही हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहीं पे ज्ञात करना है, इसी बिंदु पे, यही बिंदु P है और इसी पे ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, अक्ष पे रहेगा तो अक्षीय होगा, निरक्ष पे रहेगा मतलब वाई अक्ष पे रहेगा तो वो निरक्षीय होगा। इतना ही बस ये बात याद रखना है। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब मैं ना इसको ना मिला दे रहा हूँ, इसको ना मिला दे रहा हूँ इस P से, और इसको भी मिला दे रहा हूँ P से, मिला दिया। तो अब देखिए, अब तो ये देखिए ध्यान से, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है और ये एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक ना। तो ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक ना, जहाँ इसका कोण कितना बनेगा 90 अंश और ये भी कोण कितना होगा 90 अंश। मतलब ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज हैं, ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज हैं, समझ में आया ना। ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज हैं। मैं क्या किया हूँ, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया हूँ और इस पे जो पॉइंट है, जो इस पे आवेश है वो माइनस क्यू है और इस पे जो आवेश है वो प्लस क्यू है, और टोटल लंबाई कितनी होती है किसी वैद्युत द्विध्रुव की, 2l लंबाई होती है। तो इसका आधा दूरी l होगा, आधा दूरी l होगा, तभी तो टोटल लंबाई 2l होगा, l प्लस l बराबर 2l। और इसका मध्य बिंदु हमेशा बीच में रहता है, किसी भी क्या बोलते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव की जो मध्य बिंदु होती है हमेशा बीच में रहती है और वहीं से दूरी मापी जाती है। मैं अक्षीय स्थिति में भी आप लोग ध्यान दिए होंगे कि मैं बीच से r दूरी लिया था ना। तो यहाँ पे भी बीच से r दूरी मैं लिया हूँ और वो पॉइंट P पर स्थित है और वहीं पे क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करना है। इतना समझ में आया। तो अब देखिए, अब इतना जो हम लोग फिगर बनाए हैं ना, इसी के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बोल रहा था ना, तो वही डिस्क्रिप्शन लिख लिया जाए, ठीक ना। तो थोड़ा इसके बारे में क्या कर लिया जाए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लिया जाए। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई क्या है 2l होती है, जिसकी लंबाई 2l है, ठीक ना। इसके लंबार्धक या y अक्ष दिशा में y अक्ष लिख दिया हूं ताकि आप लोग समझ आए। y अक्ष है ना, y अक्ष पे होता तो इसका अक्षीय स्थिति होता है, y अक्ष पर निरक्षीय होता है। तो y अक्ष की दिशा में r दूरी पर बिंदु P स्थित है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैं क्या लिखा हूं, ये जो फिगर बनाया हूं ना, इसी के बारे में बस लिखा हूं। क्या बोला हूं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2l है, जिसकी लंबाई टोटल क्या है 2l है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई क्या है 2l है, ठीक ना। तो इसकी आधा दूरी कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, तभी तो मिलकर 2l होगा। तो जिसकी लंबाई 2l है, इसके लंबार्धक मतलब इसका लंबार्धक मतलब इसको आधा कर दिया जाए,
और इसी आधे पर या वाई अक्ष पे कह दीजिए दिशा में r दूरी पर कोई एक बिंदु P स्थित है जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देख लीजिए वाई अक्ष पे ये बिंदु P स्थित है जहां यहीं पे हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आप लोगों को समझ में आया? इतना आप लोगों को समझ में आया ना? देखिए अब वैद्युत द्विध्रुव हम लोग पता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, 2QL, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक ना। अब चित्र में देखिए ये P हो गया, इसे A बिंदु मान लेते हैं, इसे B बिंदु मान लेते हैं, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए जब इसका ये रेखा है एक और इस पे क्या है, एक इसका लंबार्धक किया गया है, ठीक ना। इसका आधा ये पार्ट है, आधा ये पार्ट है, तो जब देखिए जब आधा ये पार्ट है, आधा ये पार्ट है ना, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे सब। ये क्या है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये इतना क्या बन रहा है, इतना आधा क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका कोण कितना है, 190 अंश है। और इसका मान क्या दिया है, आर दिया है पूरा, ये पूरा आर हो गया। और इसका मान क्या दिया है, यल दिया है, तो यल हो गया। तब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये कर्ण है, ठीक है, ये क्या है, ये कर्ण है, और ये भी क्या है, कर्ण है, कर्ण है ना। तो ये क्या है, ये तो लंब है, लंब है। ये क्या है, ये आधार है, ठीक ना। तो ये क्या है, ये तो लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक ना। और ये भी तो आधार हो गया तब, ठीक ना, ये भी आधार हो गया। अब देखिए क्या होता है, कोण का वर्ग बराबर, इसका फार्मूला होता है कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अधन आधार का वर्ग, यही ना होता है। तो देख लीजिए कोण का वर्ग बराबर होता है, तो मतलब यहाँ से जब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे कोण से, तो ये इस पे आके स्क्वायर मतलब कौड़ी चढ़ जाता है, मतलब वो इधर 2 जब जाता है तो इधर 1/2 हो जाता है। मतलब कोण बराबर होता है कौड़ी में एल स्क्वायर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही क्या होता है आप लोगों का पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक ना। तो वही काम किया जाए तो कोण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ये तो यल है ना आधार, तो कोण ये है ना, कोण बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग ना, तो लंब तो आर है ना, तो आर स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस कर लीजिए, अब प्लस आधार का होल स्क्वायर, तो आधार क्या है, एल स्क्वायर है, इसमें कौड़ी है तो कौड़ी, मतलब इसका कोण कितना निकलेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसका कोण कितना निकलेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कौड़ी में वो तो ये भी बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, तो इसका भी मान कितना निकल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आया? अब देख लीजिए आप ही लोग, ये समकोण त्रिभुज है, ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है, ये भी आधार है, ये लंब है, इसके लिए ये भी कर्ण है। तो जितना ये कर्ण होगा उतना कर्ण ये भी होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, और इसके लंब भी आपस में बराबर हैं, और आधार भी आपस में बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है कर्ण भी आपस में बराबर ही होंगे, ठीक ना। तो इतना आप लोग समझ आया। ये कर्ण कितना आ गया, कर्ण में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी कितना आ गया, कर्ण में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बस यही सब मेकअप है, ठीक ना। इसी मेकअप का यूज करके इसको सजाना है हम लोगों को, ठीक ना। अब देखिए तो इतना आप लोग समझ में आ गया, तो लिखना है चित्र में अभी हम लोग क्या लिखे हैं, ये बराबर ये है ना, मतलब AP बराबर BP है कि नहीं, और वो कितना है, AP बराबर BP कितना आया है अभी, कर्ण में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो भी किस नियम से, पाइथागोरस से, है ना। समझ आया, पाइथागोरस से इतना आया है, ये कितना है, इतना आया है, AP बराबर BP, इतना समझ में आया आप लोगों को, ठीक ना। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करना है, अब ना यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, माइनस आवेश के कारण, इस माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है हमको। तो माइनस आवेश के कारण क्या होता है, इतना तो आप लोगों को समझ में आया ना, ये किस लिए किया हूँ। अब देख लीजिए मैं ना एक यहाँ पे छोटा सा लिख रहा हूँ, ये जो डब्बा छोटा छोटा बनाता हूँ ना, ये भी आप लोग नोट करते रहिए, क्योंकि इससे समझ में आएगा। देखिए माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कहाँ लगती है, अंदर की तरफ लगती है, ठीक है। लेकिन वही बात किया जाए प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ लगती है, बाहर की तरफ लगती है। बताया हूँ ना, माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ, और प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये माइनस क्यू आवेश है ना, तो माइनस क्यू आवेश है, तो इस बिंदु पे बात किया जाए,
तो इस बिंदु पे क्या होगा, इस माइनस आवेश के कारण अंदर की तरफ लगेगा, वैद्युत तीव्रता अंदर की तरफ लगेगा, इधर खींचेगा, माइनस है ना, खींचेगा। तो E1 किधर लगेगा, इधर लगेगा। ये वेक्टर है तो इसको वेक्टर कर दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब ये जो है ना प्लस है ना, अब इसको अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से ये देखिए क्या करेगा, ये प्लस है ना तो ये बाहर की तरफ लगाएगा E2 और ये वेक्टर होगा। समझ में आया कि नहीं? ये प्लस क्या करेगा, इस बिंदु पे बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लगाएगा, ठीक ना, बाहर की तरफ लगाएगा। समझ में आया? और हम लोग जो सवाल लगा रहे थे तो अपने पास से इसमें भी क्या करेंगे, अभी आप लोग ना इतना पहले नोट कर लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पे हमको मिटाना है तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, थोड़ा मैं मिटा दूँ। तो देखिए आप लोग, अभी हम क्या लिखे थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, 2QL होता है, ठीक ना। और दूसरा क्या लिख देते हैं, AP बराबर BP होता है, और ये कितना होता है कणी में R² प्लस L² हुआ है, इतना हम लोग लिखे हैं, ठीक ना। तो देखिए इतना हम लोग को चाहिए बस। और देखिए यहाँ पे मैं क्या बोला हूँ, माइनस का कारण कहाँ लगेगा, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अंदर की तरफ लगेगा E1, सदिश राशि है तो इसको वेक्टर लगा दीजिए, और प्लस आवेश के कारण बाहर की तरफ लगेगा, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, और इस पे E2 कर दीजिए, सदिश राशि है तो इस पे वेक्टर लगा दीजिए, ठीक ना। और मैं अपने पास से जैसे हम लोग सवाल लगाते तो उसमें एक रेखा खींच देते थे और आधा दूरी प्लस मान लेते थे और आधा रेखा क्या करते थे, माइनस में मान लेते थे। तो यहाँ पे भी देखिए मैं इस बिंदु पर ना एक रेखा खींच दे रहा हूँ, ठीक ना, और इधर का दूरी प्लस मान ले रहा हूँ और इधर की दूरी माइनस मान ले रहा हूँ। वही काम जो हम लोग सवाल पीछे लगाए हैं तो जितना हम लोग किए हैं यहाँ पे सब कीजिए। मैं इसीलिए बता रहा था कि एक चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे ना, सबका कॉन्सेप्ट यूज होने वाला। देखिए यही रेखा वाला अगर आप लोग पीछे किए होंगे तो ये सब समझ में आ रहा होगा, और आप लोग पीछे नहीं देखे हैं तो ये समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्रम से वीडियो देखते हुए चलिए, ठीक ना। क्रम से अगर आप देखते जाएंगे तो आराम से समझता आएगा, ठीक ना, सब कुछ समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे कोण मान लेता हूँ थीटा बन रहा है, तो ये भी कोण थीटा ही होगा क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। पूछे क्यों, इसलिए ताकि इन दोनों का कोण का क्या हो रहा है, ये अर्धक हो रहा है, ठीक ना, अर्धक हो रहा है, ठीक ना। ये क्या कर रहा है, कोण को अर्धक कर रहा है, अर्धक कर रहा है, ठीक ना, अर्धक कर रहा है, ठीक ना। ये अगर कोई कोण होगा बड़ा सा तो इसको अर्धक कर दे रहा है, तो ये भी कोण थीटा मान ले रहा हूँ, ये भी कोण थीटा मान दे रहा हूँ, ठीक ना। तो अब देखिए मैं इस रेखा का मान निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इस P को यहाँ बना दे रहा हूँ। देखिए तो इस रेखा का मान अब कितना हो जाएगा, मैं बताया था ना कि जो कोण सटा रहता है उसको कास के साथ लिख लेते हैं, और नहीं सटा रहता तो उसे साइन के साथ लिखते हैं। तो एक कास सटा है और E1 है तो ये हो जाएगा E1, ये कास के साथ लिख दिया जाएगा थीटा, तो कास थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये भी कोण सटा है इससे, और इस रेखा का मान लिखा जाए, इस रेखा इस तीर का, तो इसका क्या हो जाएगा, E1 है ना, नहीं ये E2 है तो इसको E2 कर लीजिए, E2 कास थीटा, और ये E1 है ना तो इसका हो जाएगा E1 कास थीटा, ठीक ना। अब इन दोनों को ना उठा के, ये दोनों इधर इधर जा रहा है ना दोनों, तो इनको ना इधर किया जाएगा। अगर इधर थोड़े थोड़े होते, इधर की दिशा और इंडिकेट करते तो उनको इधर किया जाता, लेकिन ये इधर कर रहे हैं ना तो इनको इधर किया जाए। तो इसको उठा के ना इस रेखा पे किया जाए, तो इस रेखा पे जब किया जाएगा तो ये हो जाएगा E2 कास थीटा, ये हो गया। इसको उठा के इस पर किया गया, अब इसको भी उठा के यहीं पर किया जाए, एक ही दिशा में किया जाएगा क्योंकि ये सदिश राशि है ना, तो एक ही दिशा में करके हम लोग सॉल्व करते हैं, एक दिशा में नहीं होगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसको उठा के अब इस पे करेंगे, इसको उठा के जब इस पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये E1 कास थीटा हो जाएगा। अब समझ में आया, अभी मैं समझाया हूँ इतना समझ में आया आप लोगों को। इसको उठा के करूँगा यहाँ पे तो E2 कास थीटा हो जाएगा, और इसको उठा के यहाँ करूँगा तो E1 कास थीटा हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब लिख लेते हैं यहाँ पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, पहला क्या है E1 कास थीटा, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं तो जुड़ेंगे यहाँ पे E2 कास थीटा, ठीक है। अब देखिए अब E1 का मान क्या होगा, E1 का मान क्या होगा और E2 का मान क्या होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक सूत्र बताया था कि अगर यहाँ पे कोई आवेश Q है और इससे R दूरी पर यहाँ पे कोई पॉइंट P है, और यहाँ पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, E बराबर क्या आता है KQ/R², ठीक है। ये Q बटे R², यही फार्मूला होता है, ठीक है। इससे इस बिंदु से R दूरी पर निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए वही फिगर यहाँ पे यही फार्मूला काम करेगा यहाँ पे। देखिए तो E1 किसके वजह से लग रहा है, इसके वजह से ना,
अंदर की तरफ देखिए, ये माइनस और प्लस, देखिए यहाँ माइनस प्लस को नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये माइनस प्लस क्या कर रहा है, वो दिशा बता रहा है। माइनस प्लस ना सवाल यहाँ पे हल करते हुए नहीं लेंगे, इस माइनस प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर अंदर लग जा रही है, इसका काम खत्म। ये इसको यूज कर ले रहे हैं हम लोग, माइनस और कहाँ अंदर की तरफ लगेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कहाँ बाहर की तरफ लगेगा, और इसका काम खत्म। अब इसको मिटा सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन मिटाएंगे नहीं क्योंकि आप लोगों को नोट करना है। तो देखिए, तो माइनस है ना, तो देखिए यहाँ पे माइनस अंदर की तरफ खींच रहा है और इसके वजह से क्या होगा, इस आवेश के कारण यहाँ पे जब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी ई बराबर, वो कितनी होगी, E1 लग रहा है तो E1 हो गया। अब फार्मूला में ही K है तो K हो गया, और Q का मान क्या है, यहाँ पे Q ही है। माइनस है लेकिन माइनस नहीं लेंगे, माइनस तो अब दिशा बता दिया, उसका काम खत्म हो गया अब, ठीक है ना, KQ। अब बटे इन दोनों के बीच की दूरी का होल स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, कौड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका मान कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा KQ, ये होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, कौड़ी भाग जाएगा, तो कौड़ी भाग जाएगा तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। E1 का मान निकल गया, और E2 का मान कितना निकल गया, देखिए अब E2 है ना, इसमें भी फार्मूला में क्या है, K है तो K कर लीजिए, और Q है तो Q कितना है, इसमें Q ही है, अब प्लस माइनस नहीं देखा जाएगा, ठीक ना, प्लस माइनस का काम खत्म हो गया वो पहले ही। देखिए तो यहाँ पे Q का मान हुआ तो Q ही हो गया, अब बटे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी का होल स्क्वायर, ठीक, तो कितना है, कौड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब कितना हो जाएगा, KQ अपान होल स्क्वायर करेंगे तो कौड़ी भाग जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, अब एक बात और समझना है आप लोगों को, अगर मैं ये कोण थीटा लिया हूँ, ठीक ना, और ये कोण जब थीटा लूँगा तो ये कोण थीटा होगा, और जब ये कोण थीटा लूँगा तो ये भी कोण थीटा होगा, बातें खत्म, ठीक ना, ये कोण आपस में दोनों बराबर होंगे, ठीक ना, और इसी नियम से लिखा गया है, ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा भी हो जाएगा, और ये कोण जो थीटा है तो इसके वजह से ये भी हो जाएगा, ठीक है, मतलब चारों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे सब। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि पहले तो देखिए ध्यान समझिएगा, ये कोण इसलिए बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हो रहे हैं, सर्वांगसम हो रही हैं, क्योंकि इन लोगों का आधार भी बराबर है, लंब भी बराबर है और कोण भी बराबर है, तो कोण भी आपस में बराबर बराबर बनेगा। जब ये कोण बराबर होगा ये दोनों ना, तो ये भी कोण आपस में दोनों बराबर होंगे, और वो दोनों इन दोनों के बराबर होंगे, इतना समझ लीजिएगा बस, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है तो इतना बस समझ लीजिए कि सभी आपस में बराबर होंगे, सब ये और ये दोनों भी आपस में, चारों आपस में बराबर होंगे कोण, बस इतना समझ लीजिए, ठीक ना। तो देखिए इस कोण को लूँ तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं कास थीटा लिखूँ, कास थीटा का मान चाहिए ना, यहाँ पे देखिए कास थीटा का, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कास थीटा का मान लिख रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा डब्बा बना के, तो कास थीटा बराबर क्या होगा, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण, कास थीटा बराबर क्या होता है, देख लीजिए, लाल बटे कक्का होता है ना, जो पहला होता है साइन का होता है, साइन का होता है लंब बटे कोण, दूसरा होता है कास का होता है, तो कास का होता है आधार बटे कोण, और तीसरा होता है टेन का होता है, तो टेन का होता है लंब बटे आधार, ठीक ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा होता है काट, तो काट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। कास का उल्टा होता है सेक, तो सेक का हो जाएगा कोण बटे आधार। साइन का उल्टा होता है लंब बटा कोण, तो इसका जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोण बटे आधार, कोण बटे लंब, ठीक ना, तो यही होता है। तो कास का क्या है, आधार बटे कोण, तो आधार कितना है, ये थीटा लिए हैं तो आधार तो है L, तो L, अब बटे कोण, कोण कितना है, कौड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, बस सबका मान मिल गया हम लोगों को, E1 का मान मिल गया, E2 का मान मिल गया, कास थीटा का मान मिल गया, सबका उठा के मान रख दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, अपने आप दौड़ते हुए चला आएगा। देखिए कैसे, E1 का मान क्या है, KQ अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कास थीटा ना, कास थीटा का मान क्या है, L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। E2 का मान क्या है, KQ अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कास थीटा का मान क्या है, गुणे L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए इसका कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे E है तो E कर लीजिए, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ये क्या होगा, गुणा होगा तो ये तो हो जाएगा KQ लिख रहा हूँ मैं, तो KQ L अपान, ये देखिए इस पे तो 1 है, इस पे क्या है, कौड़ी का मतलब क्या हो गया, कौड़ी का मतलब हो गया 1/2, कौड़ी का मतलब होता है 1/2, इसको कौड़ी को हटा करके आप लोग लिख सकते हैं इस पे 1/2, ठीक है ना। तो देखिए एक और छोटा सा बता रहा हूँ,
कौरड़ी का मतलब होता है, कौरड़ी बराबर होता है 1/2। ये भी किस में, घात में। घात क्या होता है, 1/2 घात होता है। तो 1/2 घात कर लिए। अब देखिए इस पे घात कुछ नहीं है तो 1 है। जब बेस इन लोगों का क्या है, समान है, देख लीजिए r प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। जब बेस समान होता है तो घात आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए तो इनका क्या होगा, यहाँ पे 1 है ना तो 1 कर लीजिए, अब प्लस 1/2 है ना इस पर तो 1/2 कर लीजिए, इस पे बटे 1 कर लीजिए। अब एलसीएम लीजिए, 2 एलसीएम होगा, यहाँ 2 1 जा 2 प्लस 1 है तो 1 कर लीजिए, अब बराबर 2 1 3/2 यानी घात 3/2 आएगा। तो अब देखिए के क्यू यल हो जाएगा, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे हम लोग, बेस जब समान है तो घात आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा r² प्लस l² पर दोनों का घात जुड़ के कितना हो गया, 3/2 हो जाएगा। और इन दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा, ये नहीं कि दोनों को 2 बार लिख दीजिएगा फिर 3/2 कर दिएगा, गलत हो जाएगा। बेस है, आधार है ना, तो आधार को एक ही बार लिखा जाता है और इनके घात को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो बस हम लोग क्या किए, इस पे घात 1 था, इस पे 1/2 था, कौड़ी का मतलब 1/2 होता है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दिए और यहाँ पे लिख दिए, समझ आया। फिर बीच में प्लस है तो ये प्लस कर लिए, फिर के क्यू यल हो गया, ये क्यू है, ठीक ना बाबू, के क्यू यल हो जाएगा, के क्यू यल हो जाएगा। फिर बटा है तो बटा r² प्लस l² प्लस 1 है, r² प्लस l² प्लस पे का पार क्या है 1/2 है, मतलब बेस समान है, तो मतलब इन दोनों में से फिर एक बार लिखा जाएगा r² प्लस l², ठीक ना। इन दोनों के घात को जब जोड़ा जाएगा 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2 आएगा, 3/2 आएगा, ठीक ना। अब इन दोनों को इतना प्लस इतना बराबर कितना होगा, 2 इतना हो जाएगा, मतलब ई बराबर अब इतना है प्लस उतना ही है, तो एक बार और जोड़ देंगे तो 2 बार हो जाता है, 2 के क्यू यल, अब बटे क्या हो जाएगा, r² प्लस l² पर घात क्या हो जाएगा 3/2, यही इतना आएगा आप लोगों को, ठीक ना। तो इतना अभी देखिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए एक बार और समझ लीजिए इतना कैसे आया, एक बार और समझिए। मैं कहाँ हूँ, 2 आवेश से मिल करके वैद्युत द्विध्रुव बनाया जिसकी लंबाई 2l है, आधा l है, ठीक। इसके y अक्ष पे कोई बिंदु P स्थित है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये माइनस है तो माइनस की तरफ से अंदर की तरफ लगेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अंदर E1 आ गया, प्लस है प्लस की तरफ बाहर की तरफ लगेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 हो गया। मैं इस कोण का आधा कर दिया हूँ, मैं बोला हूँ ये कोण और ये दोनों कोण जो बन रहे हैं ये आपस में सगरी क्या होंगे, बराबर होंगे सब, ठीक ना। किसी भी नियम से बस इतना याद रखिएगा, चारों आपस में बराबर होते हैं सब, ठीक। और इस तीर का मान निकल गया E1 cos थीटा, इस तीर का मान निकला E2 cos थीटा, इन दोनों को इस रेखा पे कर दिया क्योंकि ये इस रेखा को प्लस में और आधा मान लिया हूँ माइनस में, ठीक ना। तो इतना किया हूँ और इसका परिणामी निकाल लिया हूँ, E1 E2 का मान निकाल लिया हूँ इसी फिगर से, और cos थीटा का मान निकाल लिया हूँ इस नियम से और इस मतलब फिगर से, ठीक ना। और इसका क्या किया हूँ, परिणामी तीव्रता लिख लिया हूँ और इतना आ गया है, ठीक ना। इतना समझ में आया, आगे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए तो इतना हो गया ना, r² प्लस l²। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अब हम देखिए बोलते हैं अगर r और बड़ा हो यल से, यदि r यल से बहुत बड़ा हो, ठीक ना, तब क्या होगा, तब r² l² से बहुत बड़ा हो जाएगा। कल एग्जाम्पल दिया था ना, r का मान अगर क्या ले लिया जाए 1 ले लिया जाए और यल का मान क्या ले लिया जाए 0.02 ले लिया जाय, तो r का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, लेकिन जब हम लोग यल स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.0002 हो जाएगा। इतना मतलब देख लीजिए r का मान तो बड़ा ही है, अभी भी क्या है, बड़ा ही है, लेकिन यल का मान तो अभी थोड़ा बड़ा था, इसका स्क्वायर किए तो और छोटा हो गया। देखिए दशमलव के बाद कितना छोटा हो गया ये स्क्वायर करने के बाद, तो यही हाल है, ठीक ना। अब देखिए अब r² अब प्लस l² लगभग किसके बराबर हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, होता है लगभग एक्यूरेट नहीं, मतलब एकदम कंफर्म नहीं है, लगभग में बराबर होगा r²। पूछिए कैसे, मैं कल एग्जाम्पल दिया था समुद्र का, मैं बोला था कल समुद्र में से 1 लोटा पानी निकाल दिया जाए तो क्या समुद्र का पानी कम हो जाएगा, नहीं होगा। तो मैं यही तो बात बोल रहा हूँ, ये समुद्र है, ये 1 लोटा पानी है, समुद्र में 1 लोटा पानी और मिला देंगे तो क्या उसका पानी बढ़ जाएगा, नहीं बदलेगा। समुद्र में जब 1 लोटा पानी मिला देंगे तो क्या उसका पानी बढ़ जाएगा, नहीं बदलेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे यल बहुत छोटा राशि है, बहुत कम है, इसको r² बहुत बड़ा है, ठीक ना। चलिए आपको मैं 5 करोड़ रुपया दे नहीं रहा हूँ, मतलब 5 करोड़ रुपया है, उसमें मैं 1 रुपया मान लीजिए मिला दे रहा हूँ,
तो क्या बहुत बढ़ गया? कोई मतलब नहीं। फिर भी आप लोग क्या कहेंगे, मेरे पास 5 करोड़ ही रुपया है, ठीक ना। तो यही हाल यहाँ पे भी है। अब वो क्या करना है, जहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना, वहाँ पे बस आर स्क्वायर लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखिए ई बराबर, अब क्या हो जाएगा 2k/q/l बटे इतने बराबर क्या लिखना है, इतना लिखना है। देख लीजिए इतना जहाँ है वहाँ इतना लिख देना है, तो मतलब आर स्क्वायर पर पावर क्या है 3/2, ठीक ना, ठीक ना। अब देखिए ई2 से ना ई2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा k/2q, इसको क्या कर रहा हूँ, के को पहले कर दे रहा हूँ, 2 है तो टू कर लिया, q है तो q कर लिया, यल है तो यल कर ले रहा हूँ। अब बटे क्या है, अब इन 2 से 2 खत्म हुआ तो RQ बच गया, ठीक ना। अब एक बात बताइए, अभी हम लोग समीकरण एक पढ़े हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 2ql। समीकरण एक माने थे, ध्यान से देखिए, शुरू में आप लोग लिखे होंगे, अभी मिटाया हूँ। तो जहाँ 2ql है, जहाँ 2ql है वहाँ P नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, तो लिख लीजिए E बराबर क्या हो गया k, इतना बराबर क्या लिख सकते हैं P, तो P/RQ। यही आप लोग का होता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत तीव्रता का फार्मूला। और बात किया जाए निर्वात के लिए, तो निर्वात में कितना हो जाएगा, बस k का मान रख दीजिए 1/4πε0, P का मान P/RQ। ठीक हो गया निर्वात के लिए, ये फार्मूला हो गया। और माध्यम के लिए बात किया जाए, माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा E बराबर 1/4πε0। इसी में के जुड़ जाएगा, कैपिटल के, ठीक ना, कैपिटल के है, क्या है माध्यम है, और इंटू P/RQ, और ये हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा माध्यम के लिए, ठीक ना। और ये हो जाएगा निर्वात के लिए, ठीक ना, और ये फार्मूला वाला है। तो ये भी निर्वात के लिए है, ये भी निर्वात के लिए, दोनों है। बस के का मान 1/4πε के बराबर होता है, और इसका मान 9 × 10⁹ होता है। तो इतना आप लोग समझ ही गए हैं क्या क्या किया गया है। तो आप लोग को फार्मूला जो बताया हूँ उसको एक बार अगर नहीं समझ आया ना, तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि इससे बेहतरीन कोई यूट्यूब पे नहीं बताया है। आप लोग मेरा यकीन कीजिए, नहीं है यकीन तो जाकर के आप लोग ढूंढ सकते हैं, ठीक ना। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, इसको अच्छे से समझिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए, और अगर पसंद आए ना तो मुझे सपोर्ट करते रहिए, ठीक ना, सपोर्ट करते रहिए। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हेलो, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अगला हेडिंग क्या है, अगला पॉइंट। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, और नहीं समझ आए ना तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। तो इसको ना आप लोग ऐसा पढ़िए कि रट जाए सब, जैसे मैं समझा रहा हूँ। क्या करना है, बस बहुत आसान है, वीडियो देखना है, उसको कॉपी में नोट करना है, फिर वीडियो खत्म होते ही उसको एक बार देख करके जो अपना काम है वो फिर करना है, फिर उसको एक बार और रिवीजन कर लेना है, बस वैसे वो दिमाग में छप जाएगा। और नहीं होगा तो देखिए उसको ना जितना बार पढ़ेंगे उतना ही, देखिए एक चैप्टर तैयार कर लीजिए आप, सब फिजिक्स में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखिए अगला क्या है, अगला है अक्षीय तथा निरक्षीय स्थितियों में संबंध, ना। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में संबंध पढ़ना है, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए, अब मैं बात करूं पहला अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति का फिगर कैसे बनता है, तो ये हो गया और ये हो गया, और इसी पे कोई पॉइंट P है, यहीं पे वैद्युत तीव्रता क्या होती है, यहाँ पे -Q है, यहाँ पे +Q है, ठीक है। और यहाँ पे मान लेता हूँ मध्य बिंदु है, और ये पूरी लंबाई क्या है 2L है, ठीक। तो इसका यहाँ पे वैद्युत तीव्रता क्या होती है, K2P/RQ होती है, इतनी होती है ना यहाँ पे वैद्युत तीव्रता, ठीक ना। और यही बात किया जाए किसका, निरक्षीय, अभी हम लोग सब पढ़े हैं निरक्षीय स्थिति की। तो इस पे क्या होगा, यहाँ पे मान लेता हूँ ये पॉइंट है, यहाँ पे -Q आवेश है, यहाँ पे +Q आवेश है, ठीक ना, ठीक ना। इसका मध्य बिंदु ये है, ठीक ना। ये क्या कहलाता है, मध्य बिंदु कहलाता है। ये सब द्विध्रुव में होता है, इसमें भी है। ये क्या है मध्य बिंदु है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, और यहीं से कोई दूरी मापी जाती है। तो इससे ना मान लेता हूँ ये R दूरी पर, ये भी कितने दूरी पर है, ये भी कितना दूरी पर है, यहाँ से R दूरी पर है, यहाँ से R दूरी पर है ये, और यहाँ से ये क्या है,
ये भी r दूरी पर यहाँ पे कोई पॉइंट P स्थित है और यहाँ पे कितना होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है KP/RQ होता है। इतना होता है ना, इतना होता है ना। तो आप देखिए इसे जो है ना, इसे ET से प्रदर्शित करते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे क्या करते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं और इसे ET से प्रदर्शित करते हैं, ET EI, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन देखिए क्या है, अगर EI बराबर होता है K2P/RQ और ET बराबर होता है KP/RQ, तो ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या संबंध है। तो देखिए इसमें अगर ना, इसमें देखिए 2 से पहले ही इसमें है ना, देखिए K है तो K है, P है तो P है, RQ है तो RQ है। इसमें क्या नहीं है जो इसमें है, तो इसमें 2 है, मतलब इसमें 2 है, इसमें अगर 2 कर दिया जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ आप अपने लग से देखिए, अपने पास जब यहाँ मीट मसाला जब डालेंगे तो इधर भी डालना पड़ेगा, दोनों पक्षों में डालना जाता है, समझ में आया। इधर तो है ऑलरेडी मिला हुआ है, तो इस पर कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए। अब ये मत कहिए कि यहाँ मिला है तो यहाँ क्यों नहीं है, ये बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। ये ना पहले से ही दिया है, लेकिन जो अपने पास से मीट मसाला डाला जाता है उसमें दोनों पक्षों में दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए 2 यहाँ पे है ना, तो 2 यहाँ पे भी डाल दीजिए, तो 2 यहाँ पे भी डाल दीजिए और 2 यहाँ पे भी डाल दीजिए। अब दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ध्यान देखिए K2P/RQ हो गया, ये भी K2P/RQ हो गया। मतलब इसमें रिलेशन जो होता है EI बराबर क्या होता है 2ET, ठीक है। और EI बराबर क्या है, EI बराबर क्या है, EI बराबर क्या है, EI बराबर अक्षीय स्थिति है, अक्षीय स्थिति है, ठीक है। और ET बराबर क्या है, निरक्षीय स्थिति, ठीक है। यहाँ नोट करके एक चीज लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ नोट करके एक चीज लिख सकते हैं और स्टार लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 को उसको हम नहीं बात करेंगे। देखिए जो अक्षीय स्थिति होता है ना, वो निरक्षीय स्थिति के 2 गुना होता है, क्योंकि ये एगो अक्षीय स्थिति 2 निरक्षीय स्थिति के अकेले बराबर है। देख लीजिए, इसका मतलब ये बहुत हैवी है। 2 पातर का हुई सो, छोटे छोटे हुई सो, तो ये दोनों 2 मिल के हेकरा के एगो के बराबर बनाऊँ है, दोनों मिल के 2 ET मिल के हेके एगो EI के बना सो, मतलब हेगो के दुना है बाटे, तब ना 2 जने के संभाल लेता है कर ले, समझ आया ना। बस तो इसका मतलब लिख लीजिए, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति के दुगुने के बराबर होता है, बराबर होता है। तो समझ आया। तो वो नोट डाल के लिख लीजिएगा, अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति के 2 गुने के बराबर होता है। इतना समझ आया। देख लीजिए, अक्षीय स्थिति है वो निरक्षीय स्थिति के 2 गुण के अकेले बराबर है। ये 2 को बना सो है, ये अकेले इसके बराबर है, दोनों के बराबर है अकेले, मतलब बहुत हैवी है, इन दोनों के बराबर है अकेले। तो वही तो लिखवा दिया हूँ। तो इतना समझ में आया। अब यही समझ में आ गया तो अब जितना डेरिवेशन किए हैं उस पर सब हम लोग सवाल करेंगे, ठीक ना। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए अब आप लोग, ठीक ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब इसमें हम लोग जो हम अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति जो पढ़े हैं हम लोग, तो उस पर जो सवाल है जो कैसे पूछता है एग्जाम में, हम लोग वो देख लेते हैं। तभी तो अभी मान लीजिए डेरिवेशन पढ़े हैं, उस पर सवाल कर लेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल दोनों खत्म, ठीक ना। और इससे हार्ड ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आता है। आप लोग मैं जितना नोट कराऊंगा ना, बस आप लोग अपने नोट से ही पढ़ के जाइएगा, फोड़ के आएंगे एग्जाम में, मैं ये वादा कर रहा हूँ। देख लीजिए, कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव -5 माइक्रोकूलम तथा +5 माइक्रोकूलम से मिलकर बना है। द्विध्रुव की लंबाई 10 एंगस्ट्रॉम है। इसके मध्य बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक ना। मतलब इसका फिगर में बनाऊं तो ये +5 माइक्रोकूलम का है, ठीक ना। तो इसका फिगर में बनाऊं तो देखिए कैसे है, यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम का वैसे है, यहाँ पे क्या है +5 माइक्रोकूलम का वैसे है, ठीक ना। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है 10 एंगस्ट्रॉम है, 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक ना। और इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, यानी कि 1 मीटर की दूरी पर क्या है, कोई P स्थित है, कोई P पॉइंट स्थित है, ठीक ना। और इससे यहाँ पे क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक ना। इसका फार्मूला क्या आता है, E बराबर, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या आता है K2P/RQ, यही ना होता है फार्मूला। और इसी पर हम लोग को सॉल्व करना है, समझ आया। फिगर समझ में आ रहा है ना। इससे मध्य बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर, मतलब इससे 1 मीटर की दूरी पर ये है और यहीं पे ज्ञात करना है,
ठीक है ना, बाकी सब ये चीज़ दिया है, ठीक है। तो लिख लीजिए, दिया है क्या क्या, क्यू का मान कैसे लेते हैं, इन दोनों का परिणामी लेते हैं, मतलब 5 माइक्रो कूलाम, और माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻6। बताते बताते मैं थक गया हूँ। 5 गुणे इसका मान हो गया 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक, क्यू का मान हो गया। और देखिए ये क्या है, ये पूरी लंबाई कितनी है, 12 का मान दिया है, 12 का मान कितना दिया है, 12 बराबर दिया है 10 एंगस्ट्राम, ठीक है। अब मैं बार बार बोलता हूँ बाबू, बताते बताते थक गया हूँ, भिखमंगे को पता चल गया है कि 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है, मतलब एंगस्ट्राम का जो मान है, एंगस्ट्राम का मान है जो, वो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 है तो 10 हो गया, एंगस्ट्राम का मान रख दीजिए तो 10⁻10 मीटर हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, अब इसमें तो +1 है, -10 में जब +1 जुड़ेगा तो 10 क्या हो जाएगा, -9 मीटर, इतना आ गया 12 का मान, ठीक ना। तो अभी हम लोग क्या किया जाए, तो अभी एक और काम करना है, क्या करना है अब, हाँ, स्मॉल आर का मान दिया है, देखिए स्मॉल आर का मान क्या दिया है, 1 मीटर दिया है, तो स्मॉल आर का मान क्या हो गया, 1 मीटर हो गया। और हम लोग से पूछ क्या रहा है, कह रहा है बाजू क्षेत्र तीव्रता ई का मान बताइए। तो इसके लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे, पहले तो पी बराबर होता है Q × 2L, तो पी का मान निकाल लिया जाए, तभी ना उठा के यहाँ पे रखा जाएगा इस फार्मूले में, सबका मान निकाल के वहाँ पर रख दिया जाए। तो पी का मान कैसे निकलेगा, क्यू का मान क्या है 5 × 10⁻⁻6 इंटू 2L का मान क्या है 10⁻⁻9, तो पी बराबर क्या हो गया 5 × 10⁻⁻ क्या हो जाएगा -15। इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर होता है, कूलाम इंटू मीटर, इतना निकल गया। अब फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या है E बराबर K 2P/R3, यही है ना, यही क्या है भाई, अच्छी स्थिति में, ठीक ना, यही क्या है फार्मूला है, मैं बता चुका हूँ। तो देखिए अब रखिए, ई का मान है तो ई को रख दीजिए, फार्मूला में क्या है तो के का मान क्या होता है 9 × 10⁻9 होता है, के का मान 2 है तो गुणे 2 कर दीजिए। पी का मान क्या निकला, अभी निकला है 5 गुणे, यहाँ से उठा कर रख दीजिए, 10 क्या है -15 है, अब बटे है तो बटे 1 आर का मान क्या है 1 है, इसका क्यू है तो क्यू कर दीजिए, बस ई बराबर क्या हो गया 5 दूनी 10 और 10 9 90 गुणे 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जब आधार सेम हो तो घात आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं, तो +9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दशमलव है, इसको उठा के जब एक कदम प्लस आगे करेंगे तो यहाँ पे भी +1 जुड़ जाएगा, समझ में आया। तो ये 9 क्या हो गया 10 हो गया, इसका मतलब इसका मान क्या हो गया 9 इंटू, अब क्या हो गया 10⁻9 × 10, तो -15 में जब +10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बराबर -5 के बराबर आ जाएगा, तो -5 क्या है वायु क्षेत्र तीव्रता है ना, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और यही आप लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझ आया है आप लोग को, देख लीजिए, और यही फिगर है जो दिया है, मैं बता दिया हूँ। आप लोग समझ में नहीं आया तो वीडियो थोड़ा सा और पीछे करके इस सवाल को देख लीजिए। और ये जो दूसरा है ना, ये आप लोग को होमवर्क के लिए दिया हूँ, और ये क्या है, ये निरक्षीय स्थिति के लिए है, देख लीजिए, निरक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए बता दे रहा हूँ, ऐसे ही सवाल आएगा, कुछ दे देगा और कुछ निकाल के इसमें मान भर के क्या किया जाता है, जो दिया है उसको लिख लीजिए, सब दिया रहता है, और कोई एक चीज़ पूछेगा उसको निकाल करके भर के फार्मूला में निकाल लीजिए, सब सवाल ऐसे ही आता है, ठीक है। और देखिए ये जो है, ये तो होमवर्क के लिए आप लोगों को दिया हूँ, ये अक्षीय स्थिति वाला लगवा दिया और निरक्षीय स्थिति वाला होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल का टाइप क्या है। तो देखिए कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव में अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है 5 × 10⁻⁴ 4 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें क्या क्या दिया है, तो दिया है EI का मान दिया है, कितना दिया है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, और पूछ रहा है ET का मान क्या होगा। तो हम लोग अभी फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, बस यही कह रहा है कि EI का मान दे दिया, ET का मान पूछ रहा है, बस यही सवाल में कह रहा है। सवाल का मतलब समझ जाइए, समझ जाएंगे तो तुरंत ही उड़ा देंगे। देखिए होता है EI बराबर क्या होता है 2ET होता है, ये होता है ना। तो क्या होगा यहाँ से देखिए ET का मान पूछ रहा है ना, तो अब क्या हो जाएगा ET बराबर हो जाएगा EI, इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा /2 हो जाएगा, यही आएगा, ठीक है। अब रख दीजिए ET बराबर क्या हो जाएगा, EI का मान क्या है 5 × 10⁴ यहाँ /2 है तो /2, और इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा ET का मान क्या हो जाएगा 2.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ई का मान न्यूटन प्रति कूलाम ही होता है, और ये क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर हो जाएगा। अगर ये जिसको पता नहीं रहेगा
वो इतना नहीं कर पाएगा। अब लोग देख रहे हैं अरे ये तो बहुत छोटा सवाल है। यही सब कंपटीशन में आता है, IIT JEE नीट NDA एयरफोर्स नेवी सब में यही आता है, क्योंकि उन लोगों को पता है। और लड़के को ये पता है तो वो कर ले जाएगा, जिसको नहीं पता है वो ज़िंदगी भर लेके गूंजता रहेगा कॉपी पेन लेकर के, कभी नहीं आएगा, पूरे लाइफ भर नहीं आएगा। तो ये पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक ना, छोटा हो या बड़ा, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलिए, ठीक ना, क्योंकि एक एक ईंट से मिल के पता नहीं कितना बड़ा घर बन जाता है। तो एक एक जो आपका ये नॉलेज है छोटा छोटा, इससे मिल के आप लोगों का पूरा विज्ञान तैयार हो जाएगा, ठीक ना। बस ये समझते रहिए, ठीक ना। और मुझे यकीन मानिए फिजिक्स आप लोगों को सिखा दूंगा, फील करा दूंगा आखिर में फिजिक्स होता है क्या है, ठीक ना। तो देखिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। और देखिए स्क्रीनशॉट अब ले लिए होंगे आप लोग। तो अब देखिए, अब यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे ना न्यूटन प्रति कूलम, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। अब ये क्या है, होमवर्क है, ठीक ना। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए होमवर्क के लिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग ख़त्म कर दिए। और आज का जो हम लोग का जो सेशन था वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था। और आज निरक्षीय स्थिति भी खत्म कर लिए, कल अक्षीय स्थिति खत्म कर लिए, और अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में क्या संबंध होता है ये भी खत्म कर लिए। तो हम लोग का इतना टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक ना। और बहुत ही कम चीज़ बचा है एक चैप्टर खत्म करने में, ठीक ना। और एक चैप्टर आप लोग को जैसे तैयार हो जाएगा, आप लोग को बड़ी खुशखबरी ये होगी, अगर आप लोग को आ रहा है तो फिजिक्स आप लोग को आएगा, पूरा तैयार हो जाएगा इसका मतलब। और नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि आप लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखने में कोई दिक्कत है, तो आप लोग उस पर जोर डालिए कि कोई कॉन्सेप्ट छूटे ना तो आपसे, ठीक ना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग मेहनत करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।